नमस्कार जुंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की। अब कहीं पे भी आप देखते होंगे तो इजराइल थोड़ा बैक में है और फ्रंट में आप अमेरिका दिखाई देता है ईरान के खिलाफ। और इसी वजह से अब आप साइड्स पे भी देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे तो युद्ध में आप अगर हैशटैग करेंगे तो ईरान अमेरिका युद्ध आएगा या अमेरिका यूरान आएगा। इजराइल अब कम आ रहा है उसमें। उसकी वजह भी साफ है कि अब लीडरशिप पूरी तरह से ट्रम्प साहब की है। ट्रम्प साहब ने युद्ध के दरमियान पहली बार अपने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने ये तो नहीं बताया कि युद्ध जरूरी क्यों था, लेकिन वही जो उन्होंने बारह बार के जो सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जिसके वजह से ये विश्लेषकों का मानना है कि खुद ने अपने आप को एक अलग उसमें धकेल दिया, एक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कराए उनके अपने जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए हैं उन्होंने ही। अभी क्या है, दो बातें कही उन्होंने कि उनका एयर और नेवी बेस जो है उन्हें उसको सबको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अगले ही पैरा में एक बात और कही उन्होंने कि 2 से 3 वीक में हम ईरान को खत्म कर देंगे, उस पर ऐसे हमले करेंगे जिसका वो जवाब नहीं दे पाएगा। फिर जवाब कौन दे रहा है? फिर उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका की लाइबिलिटी नहीं है, खोले नहीं खोले, अब जिन लोगों को खुलवाना है वो अपने आप अपनी लड़ाई लड़ें, क्या होगा। लेकिन खार्ग द्वीप पर उनकी नजर है, जिसके लिए उन्होंने कह दिया है। तो चलिए हम कुछ चीजें हैं जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ अगर यूं देखें तो हूथी और हिजबुल्ला को लेकर इजराइल कह रहा है कि हमने उसकी कमर तोड़ दी है, लेकिन लगातार उनके अटैक्स जारी हैं। साथ में ईरान अटैक कर रहा है। ये युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि मुझे लगता है भरे हुए सब हैं, लेकिन पीछे कौन हटे, कंप्रोमाइज के लिए कौन जाए, किसकी मध्यस्थता स्वीकार होगी, मध्यस्थता करे कौन। नाटो की बात करें तो नाटो को लेकर एक दिन पहले जब हमने बात की थी, नाटो को कागजी शेर बता दिया ट्रंप ने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी ये युद्ध एक अलग दिशा में जा रहा है। और इसमें यूं कहूं कि निर्णय क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका पूरी तरह से ईरान पे कब्जा कर सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है कि उनके अपने ट्रूप्स पैदल सेना के पहुंच गए हैं, लेकिन खाड़ी देशों में उससे दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो शायद मुझे लगता है कि ट्रंप ये भरोसा दिलाना चाह रहा है खाड़ी देशों को कि देखिए मैंने और लड़ा के अपने भेज दिए और आप निश्चिंत रहिए। दूसरी तरफ ईरान को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से कभी भी एयरलिफ्ट करके हम आपके पास में छोड़ सकते हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आप वहां तक तो ठीक है, आप अपनी पैदल सेना को भेज सकते हो, लेकिन आगे भेजना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जमीनी लड़ाई में जिस देश में आप जा रहे हो आपके पास में 3 गुना ताकत होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसकी जमीन को फतेह कर सकते हो। खैर, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ में, और एयर कोमोडोर चंद्रमौली सर हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा कटेवा सर। ट्रंप ये बात कह रहे हैं और ये भेज भी चुके हैं वहां पे खाड़ी देशों के अंदर, तो क्या माना जाए कि खाड़ी देशों का भरोसा जीतना और ईरान को डराना, क्या ईरान डर सकता है ऐसे कि चलिए खाड़ी देश तक तो अमेरिकन सोल्जर्स पहुंच गए और अब हमारी खैरियत नहीं, अब ये हमारे लिए इससे ज्यादा खतरे की घंटी बच चुकी है, अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। ये कुछ अलार्म की पोजीशन है ईरान के लिए, या कोई डर जैसी उसको नहीं लगती बात जिस तरह से हमले कर रहा है वो? देखिए योगेंद्र जी, एक बात तो साफ है कि जब इन्होंने हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने, तो इनकी जो सोच थी कि हम 3-4 दिन में इनको वाइंड अप कर देंगे और यहाँ गवर्नमेंट गिरा करके दूसरी सरकार लेके आ जाएंगे जी 3-4 हफ्ते, वो तो बिल्कुल गलत निकला। और धीरे 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 ऐसे बढ़ते आ गई। जो ईरान का रिएक्शन था वो इजराइल पे बम्बार्डमेंट और जो यूएसए की बेसिस थी उन पे बम्बार्डमेंट और उन पे मिसाइल अटैक के साथ साथ उन्होंने एक बहुत जो जबरदस्त चाल जिसे बोलेंगे मास्टर स्ट्रोक मारा, वो था जो खाड़ी देश थे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और उससे जो इंप्रेशन खाड़ी देशों के अंदर था कि अमेरिका उनको डिफेंड करेगा और वो अपना बिजनेस और अपना जो बाकी ट्रेड था उसे आराम से ग्रोथ और जो डेवलपमेंट था उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और अपने डिफेंसेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे कि अमेरिका के बेसेस हैं, यहाँ कोई उनको हमला नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी डेंट लगी है अमेरिका की जो
सुपर पावर है, सुपर मिलिट्री पावर है, उसके जो काबिलियत के ऊपर। और अभी जब देख रहे हैं कि अगर डिसाइसिव लड़ाई आपने लड़नी है तो आपको ग्राउंड फोर्सेस भेजने पड़ेंगे, या तो आप इस तरह का हमला करते कि वो बिल्कुल ही ऐसी कोई स्ट्राइक करते कि वो उनकी कमर टूट जाती और वो बिल्कुल हथियार हाथ ऊपर कर देते। ऐसी बात नहीं हुई। ये ऐसी जगह होती है जहां पे दूसरी कोई एक ग्रुप है जो सरकार के खिलाफ है उस देश के अंदर, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये बात ईरान की वहां पे नहीं है। आज पूरे की पूरे ईरान, हालांकि काफी सारे ईरानियन है वो इनके इस सत्ता के खिलाफ हैं, इस जो रिलीजियस इस्लामिक रूल वहां चला रहे हैं उसके काफी खिलाफ थे पहले, और काफी एजिटेशन भी हुए। पर लड़ाई होने के समय तक सारा का सारा ईरान ने एकता का एक सिंबल दिखाया है, और एक बहुत बड़ी जो उनकी लड़ाई आगे तक चल रही है, जो उनका हौसला बुलंद कर रही है, वो उनकी एकता है। और दूसरी बात, चाहे कुछ भी कहें कहीं कि उनको कहीं से मदद नहीं मिल रही है, मदद उन्हें जरूर मिल रही है, चाहे वो इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिल रही है, चाहे वो सैटेलाइट की इमेजरी से मिल रही है। चाइना और रशिया से उनको जरूर मदद मिल रही है। आज एक हमारा यहाँ लेक्चर था कैंट में, उसमें भी ये बात आई थी कि शायद चाइना रशिया के थ्रू उन्हें मदद कर रहा है, और रशियन ड्रोन्स तो क्योंकि जिस तरह से वो इजराइल पे टारगेट्स कर रहा है, या फिर गल्फ में जो टारगेट पिंक पॉइंट्स जो हैं जहां पे वो हमले कर रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कोई ना कोई पूरी वो सैटेलाइट वाला सिस्टम, जीपीएस सिस्टम जो है उनके पास में, जिसके जरिए वो टारगेट किलिंग मानिए टारगेट अटैक्स हैं वो कर रहा है। हाँ जी, ठीक बात बोला आपने। और दूसरी बात ये बताइए, ट्रम्प साहब तो बोल रहे हैं कि उनका एयरफोर्स और नेवी बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर वो खत्म हो गया है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को किसने रोक के रखा हुआ है? वहां पे कौन हमला कर रहा है? क्यों नहीं जहाज वापस जा रहे? और क्यों अमेरिकन सैटेलाइट्स के ऊपर और अमेरिकन जो फाइटर्स के ऊपर हमला हो रहा है? ये कैसे हो सकता है अगर उनके पास बिल्कुल भी एयर डिफेंस नहीं है, या बिल्कुल भी एयरफोर्स की कोई ताकत नहीं है, या बिल्कुल नेवी नहीं है? हाँ, ये काफी सारी चीजें डिग्रेड हुई हैं, परंतु उनके जो मिसाइल्स के वो है, जो ताकत है, और उन्होंने अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय कर रखा है, छोटी छोटी जगह के ऊपर। और जैसा आपने खुद ने बताया कि जिस तरह की डिफेंस के अंदर आदमी, अगर आपने दूसरी जगह जाके मारना है तो 3 गुनी ताकत के साथ जाएंगे, और उसके साथ भी आपके साथ पूरी की पूरी रिकॉग्निसेंस और वहां क्या क्या है वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंस पूरा नहीं है, उस लेआउट के अंदर क्या उनकी तादाद है, किस तरह से उनका डिप्लॉयमेंट है, किस तरह से उनके हथियार हैं, अगर ऐसे समय में अगर अमेरिकन कमांडोज उतारे जाएंगे तो उन्हें वो इस तरह की सक्सेस उन्हें नहीं मिल सकती। और ये ट्रंप को पता है, अमेरिकन आर्मी को भी ये पता है, और बार बार ईरान इस बात की धमकी दे रहा है कि आप अपने फुट सोल्जर्स यहाँ उतारिए, हम एक को भी वापस जिंदा नहीं जाने देंगे। तो इस तरह से इस लड़ाई का भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। और एक चीज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोली है कि ये लड़ाई और अभी 3-4 वीक चलेगी। पूरी दुनिया ये जानती है कि ये लड़ाई का एक अकेला इंसान किसी ने जिसने लड़ाई शुरू की है, वो उसका नाम सबको पता है, पर उसकी कोई क्रिटिसिज्म खुलेआम बहुत कम देश कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में उनका खुद का, उन्होंने नेटो को कितना बुरा भला बोला है, उनको पेपर टाइगर बोला है। अपने पुराने जो राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उनको भी किस किस नाम से बुलाया है इस 18 मिनट में। परंतु जो भी वो बोलते, पूरी दुनिया को पता है कि गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, पर जब भी वो कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनके इस 18 मिनट के स्पीच में आप देखिए, उनके स्पीच के दौरान ही जो क्रूड की कीमत थी वो $99 बैरल के से साथ साथ $106 पे पहुंच गई। और जो ही उनका खत्म हुआ भाषण और ये लगा कि लड़ाई आगे चलेगी, बैरल की कीमत $110 के आसपास एक क्रूड बैरल की कीमत वहां तक पहुंच गई। सारे के सारे मार्केट्स ऊपर चले गए। तो उनके एक जवाब से, उनके एक स्टेटमेंट से, हालांकि सबको पता है कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं और रोज बदली करते हैं, परंतु क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और आज के दिन उस कुर्सी के ऊपर बैठे सबसे पावरफुल कुर्सी है, वो पावर ऑफ सिग्नेचर है सर उनके पास।
हाँ जी, और दूसरा है कि उनकी लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो बाद का सवाल है। इस लड़ाई के चलते चलते पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है, और चाहे वो एशियन हो, चाहे वो निश्चित खास रूप से, करके क्योंकि हमने बात भी की थी कि मिडिल एशिया या मिडिल ईस्ट की बात नहीं है ये। मैक्सिमम अगर बात करें कि जो एशिया के साथ साथ कई यूरोपियन कंट्रीज में और भी, वो भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। और नाटो को अभी एक दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, सिंह साहब हमारे साथ जुड़े थे, करोड़ी सिंह जी, उस समय भी बात आई थी कि यूके के सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी 35 देशों को कॉल करके एक मीटिंग शायद हो सकता है इस वीक या अगले वीक करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के। हॉर्मुज स्ट्रेट में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक ट्रंप को लेकर के और इजराइल को लेकर के उन्हें परेशानी है, बाकी शायद हो सकता है कि कहीं सहमति बना के उसे खोल भी दें, लेकिन इनको अलाउ नहीं करेंगे। मैं करोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, दो चीजें मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उत्साह, अति उत्साह और उदंडता, ये अति उत्साह और उदंडता आसपास की चीजें ही होती हैं, कोई बहुत फर्क नहीं होता है कहने में। कुछ लोग हिचकिचाते हैं कि उदंडता नहीं कहनी चाहिए, कुछ लोग अति उत्साह कह करके और संतोष कर लेते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अभी, जिसमें लिखा था, ये जो वर्ड्स का मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि कोट किया गया बाकायदा, कि वेनेजुएला में जिस तरह से वहां के शासनाध्यक्ष को बेड़ियां डाल करके और लिफ्ट कर कर लेकर के आ गए, उसी की जैसी स्थिति तो इनको दिखाई दे रही थी। उसी रूट को पकड़ा था कि रिजीम चेंज करने के लिए वहां लोगों में नाराजगी इस बात को ले है कि खामेनाई के खिलाफ हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ चाल थोड़ी फंस गई वेनेजुएला में और ईरान में अंतर रहा? जो लोग सड़कों पे थे अब वो सड़कों पे नहीं है। खामेनाई की मौत के बाद में जिस तरह से अटैक्स हुए उसके बाद में ईरान यूनाइटेड हो गए। हो सकता है कि अंदर कुछ भी हो, लेकिन अभी रिपोर्ट्स में तो सब में यही कहते हैं कि इजराइल के अंदर अब ऐसी कोई बात फिलहाल दिखाई नहीं दे, माफ करेगा, ईरान में ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है कि जो बिल्कुल आज भी अड़ी हुई है कि रिजिम चेंज करिए नहीं तो हम बगावत कर देंगे। आपको लगता है कि वेनेजुएला का जो रूट था और यहाँ एक भूल कर बैठे ट्रंप? देखिए योगेंद्र जी, मैं आधा मिनट तो ट्रंप के भाषण पे लूंगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह सुना, बिटवीन द लाइन सुना। 19 मिनट का भाषण था। हम सबको उम्मीद थी कि कोई कॉन्क्रीट वो प्लान देंगे, डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस क्या है वो बताएंगे, भविष्य की दिशा क्या है वो बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप का भाषण था, न तो वो अमेरिका की जनता को एड्रेस कर रहे थे, न दुनिया के देशों को एड्रेस कर रहे थे। वो अपनी जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, उसके फॉलोअर्स हैं, उनमें डिवीजन हो रहा था इस वार को लेके, तो उनमें सॉलिडेरिटी लाने के लिए एड्रेस किया। केवल इतना पर्पस था इनके भाषण का। अब आपका सवाल है, उसमें ऐसा है कि CIA ने और मोसाद ने एक प्लान बनाया 4 स्टेज का। वो ये पिछली साल बनाया जून से पहले, और उसमें पूरा बताया कि पहली स्टेज इस तरह की होगी जिसमें हम वहां वो जो विरोध कर रहे हैं विरोधियों का साहस बढ़ाएंगे और उनकी हर हालत में मदद करेंगे, और मोसाद और CIA वहां अपना रोल प्ले करेंगे। दूसरा ये था कि आप ईरान को नेगोशिएशन में एंगेज कर लेंगे, और एंगेज करने के साथ साथ हम पूरी प्रिपरेशन रखेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे। और तीसरा ये था कि वहां की लीडरशिप को डिसिमेट कर देंगे और वहां केओस की स्थिति होगी, तो हम जो हमारे सपोर्टर हैं, जिसको पहले से जो एक्सट्रीम जो विरोधी हैं वहां, वो तैयार रहेंगे और वो विरोध कर देंगे, तो हम उसमें उनको डिस्प्लेस कर देंगे, नई सरकार की स्थापना कर देंगे। तो लास्ट स्टेज था वो उनका फेल हो गया। बाकी तो सब स्टेज सही चले उनके, जो 4 स्टेजेस में था लास्ट स्टेज वो काम नहीं किया। उसके क्या कारण हो सकते हैं? उनका कारण एक तो जून में उन्होंने एक गलती की, जिस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं जून में, मिडनाइट हैमर और लॉइंस वाला इजराइल का था, क्योंकि शुरू से ही इजराइल और अमेरिका का इंटीग्रेटेड प्लान नहीं था, वो कोऑर्डिनेटेड था लेकिन सेपरेट था। दोनों सेपरेट, अभी भी सेपरेट हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है। तो वहां एक गलती की इन्होंने कि एक ऑपरेशन नार्निया किया, उसमें ईरान के इंटेलेक्चुअल्स थे, ईरान के साइंटिस्ट थे, उनको मार दिया उनको। तो वहां की जनता थी, उसमें सॉलिडेरिटी इस बात के लिए नहीं थी कि वो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप के अगेंस्ट में है या इस्लामिक लीडरशिप के अगेंस्ट में है, वहां के जो इंटेलेक्चुअल बेस है उसके अगेंस्ट में है। अगर हम पैरेलल देखें
तो श्रीलंका का जिस तरह का जो तमिल आंदोलन था इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, इतना कमिटेड क्यों था? क्योंकि सिंगला या श्रीलंका के सैनिकों ने वहां की जाफना लाइब्रेरी को जला दिया, जो वहां के कल्चर की का बेस था, कल्चर का सेंटर था। तो उसी तरीके से वहां जो ऑपरेशन नारनिया किया, उसका रिएक्शन ईरान की जनता में ज्यादा भयंकर था, और जो दूसरे ऑपरेशन थे उनके अगेंस्ट में नहीं था। तो उससे वो सॉलिडेरिटी बढ़ गई और धीरे धीरे बढ़ती गई सॉलिडेरिटी। और दूसरा यह है कि बाहर जो शिया समुदाय है, तो जो खुमैनी थे वो लीडर केवल ईरान के नहीं थे, वो सुप्रीम लीडर थे। पॉलिटिकली अप्रूवल उनको लेनी पड़ती थी हर डिसीजन की, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अलग थी। तो किसी के धार्मिक लीडर को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं या धार्मिक स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कंट्री की बाउंड्री से बाहर जो कम्युनिटी रहती है वो भी उससे अफेक्ट होती है, उनका कमिटमेंट बढ़ जाता है। और तीसरा ये है कि अमेरिका को ये मालूम नहीं कि वहां शहादत को सेलिब्रेट करते हैं। अमेरिका में शहादत को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अमेरिका में तो ये होता है कि अगर हमारे आदमी मर गए तो एक इजराइल के लिए, इजराइल को बचाने के लिए तीसरे कंट्री में अमेरिका के सैनिक क्यों मर रहे हैं, तो वहां अमेरिकन उसके अगेंस्ट में होते हैं। और यहाँ वो शहादत के कंसेप्ट की वजह से ईरान में पूरी सॉलिडेरिटी आ गई। अब उस सॉलिडेरिटी को चीन अपना जो बैकअप दे रहा है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, दूसरे जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है। और अभी कुछ सूचना आ रही है कि रशिया ने S-500 भेज दिया है, जो उनको पूरा बैकअप दे रहा है, और सुपरसोनिक मिसाइल भी ईरान के पास भेज दी हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। अगर वो आ गई हैं तो अमेरिका को न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि सोल्जर्स भेजना बॉर्डर पे, हम अपने दो साथी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कितना ही कमजोर और छोटा देश हो, अगर देश के अंदर सेनाएं चली गई तो वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। बॉर्डर पे सेना लड़ सकती है, युद्ध जीत सकती हैं। ओवर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने अभी बताया भी था कुछ देर पहले, ईरान ने फिर दोहराया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हम दुश्मनों के लिए नहीं खोलेंगे, यानी कि साफ मैसेज है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेगा। तो चलिए मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। सर, अटैक्स दोनों तरफ से जारी हैं अभी भी। क्या लगता है आपको कि जैसे अभी तक तो यूएस के बेसिस थे उन्हीं को टारगेट कर रहा था, अब इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको भी अब टारगेट किया जाने लगा है, चाहे एप्पल हो, अमेजोन हो, दूसरे कोई हो, उनको सबको। तो ये इस तरह के जब पोजीशन बनती है कभी भी वॉर में, तो क्या लगता है सर कि एक तरह का प्रेशर भी इससे बिल्टअप होता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, क्योंकि एक प्रेशर ये आता है कि भाई आपके भरोसे हमने हमारे अरबों रुपए खर्च कर दिए और अगर इसी तरह से हमें तबाही देखनी पड़ेगी तो फायदा क्या आपका। वो एक प्रेशर ट्रंप पे आ सकता है, क्योंकि नेतन्याहू पे प्रेशर आएगा नहीं आएगा यूएस अमेरिकन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रंप पे प्रेशर आ सकता है अगर कुछ दिन और ये हमला खाड़ी देशों में जारी रहा तो इस तरह के बेसिस पे। जी हाँ, डेफिनेटली। क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अगर इनके उसने ईरान ने 2 दिन पहले थ्रेट दी और कल भी थ्रेट दी और आज उसने मारा, तो आज उसने मारा। देखो आप देखो कि जो बॉम्ब की जो ताकत होती है वो इतनी नहीं होती कि गिरा दिया तो पूरी फैक्ट्री उड़ गई है। कई जहाज, कई बॉम्ब गिराने से फैक्ट्री उड़ती है, 1 2 4 बॉम्ब गिरने से। और एक ड्रोन जो इतना छोटा है, ईरान के ड्रोन्स बड़े भी हैं छोटे भी हैं, वो पहुंच करके जो दहशत फैलाता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर मार देता है, जैसे लोग रह रहे हैं वहां पे, कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, वो खिड़की से आकर के अगर घुस करके अगर मार दे, या उनके पावर पॉइंट पे मार दे, पावर प्रोडक्शन पॉइंट पे मार दे, या उनकी जो फ्यूल जहां स्टोरेज उस फैक्ट्री का उस पे मार दे, आग लगा दे, तो दहशत फैल जाती है। उसके बाद में वहां पे लोग नहीं जाते, वो जानते हैं दिस इज अ थ्रेट जोन, इसमें जाना नहीं है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट जो आप पूछ रहे हो मेरे को, ये इकोनॉमी हब है। अमेरिका इन देशों में ये सब करोड़ों अरबों रुपए लगा करके एस्टेब्लिश किया है और ये चाहता है कि वहां से प्रोडक्शन बनी रहे। इसने पहले थ्रेट किया था कि आप बेसिस छोड़ दो, अमेरिकन बेसिस छोड़ दो, यहाँ से हम मारेंगे मिसाइल, उसने मारा। फिर यूएई के अंदर, दुबई के अंदर इसने अपने
कुछ हब्स को, होटल्स को भी मारा। अब ये आ गया, देखो वेरी नाइसली सिलेक्टेड टारगेट्स है। इससे अमेरिका की नर्व्स में बहुत दर्द होगा अगर ये माइक्रोसॉफ्ट और ये सब छोड़ना पड़ गया इनको। मैं आपको एक और बात बताऊं जो अभी अपने डिस्कशन में नहीं आई है और मीडिया में ओपनली नहीं आई है। ईरान का अटैक इजराइल पे जो हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, उसमें सुना है कि F-35 विमान जहां खड़े हुए थे वहां पे कई विमान नष्ट हो गए हैं इजराइल के। मतलब कई विमान, मतलब 1 2 4 नहीं, कई विमान नष्ट हो गए हैं। जो एक बराज जाके गिरा था वहां पे, सही जगह जाके गिरा था। तो ये देखो, आप इसको हम कोरिलेट करते हैं आपकी डिबेट के अंदर। एक तो रशिया इंटेलिजेंस देता है, जैसे ईरान यूएस का E-3 सेंट्री जो जहाज था वेक है, वो 5,000 करोड़ का जहाज है। उसको कैसे मारा आप देखो, जहाज ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका डोम लगा हुआ है, सेंटर में मारा, जहाज की कमर टूट गई, पीछे का भी खड़ा हुआ है, आगे भी खड़ा हुआ, बीच में खत्म। 5,000 करोड़ का जहाज। ये इंटेलिजेंस है कि इस जगह पे खड़ा हो, कोऑर्डिनेट दे रखा, इस जगह मारो, तो उसने मारा और वो लग गया। इसकी भी किस्मत देखो, 5,000 करोड़। तो यूएस से उसके बाद में भी कह रहा कि मैं तो जाऊंगा, फिर कहता है, लोग कहते हैं नहीं मारो। अरब उनको बहुत कर रहा है, मारो, कैसे जा सकते हो हमको छोड़ करके, तो वो लग रहा है। तो कभी कहता जाऊं, कभी कहता मारूंगा इसको। इसी तरह से F-35 का अगर डैमेज अगर हुआ है तो इजराइल अपनी स्थिति इस तरह से अटैक की, आप जैसा भी डिस्कशन में आया था कि अटैक थोड़े कम हो गए इजराइल के, यूएस कर रहा है, उनके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है F-35I का। मुझे लगता है ये बात सच है, हमारे भी ग्रुप में हमने डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने कहा कि 1 2 नहीं, कई जहाज वहां खड़े हुए थे, तो एक वो बराज आके गिरा, तो 2 4 5 एक क्या होता है, थोड़ा सा छर्रा भी लगता है तो जहाज फिर फ्लाईएबल नहीं होता जब तक रिपेयर नहीं होता है। तो ये बात हुई है। तो माइक्रोसॉफ्ट और ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें डेफिनेटली इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग ये टूटे ना टूटे, लोग काम करना बंद कर देंगे। इस वजह से वो कंपनी जो है वो बंद होनी पड़ेगी जब तक कि उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिले कि कोई काम नहीं करेगा। आप देखो, सोल्जर्स ने जहाज को आग लगा दी, उसके अंदर सोल्जर्स ने, यूएस के सोल्जर्स ने, वो परेशान थे, 2 साल से घूम रहे हैं, वो कहता अभी जाके ईरान की लड़ाई लड़ो, तो उन्होंने खुद ने आग लगा दी। तो इनके आदमी भी परेशान है, इसी तरह सिविलियन भी परेशान है। और यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। एक ब्रिगेडियर साहब आपके साथ जुड़े हुए थे, भगवान सिंह साहब, उन्होंने कहा कि बर्फ में नौकरी करना आसान है बजाय समुद्र के अंदर। जी हाँ, बर्फ में आप बॉर्डर पे नौकरी कर सकते, लेकिन समुद्र की परेशानियां बहुत अलग परेशानियां होती हैं। कहने कि जहाज में बैठा ही तो रहना, आपको बस मॉनिटरिंग करनी है और आप चलो, लेकिन वहां की कहते हैं कि बड़ी समस्याएं होती हैं। जी हाँ, उसी आप जमीन पे जब बैठे हो ना तो समस्या कम होती है। समुद्र में क्या है कि वो जमीन जो जहाज है वहां पे, उसके नीचे भी अटैक हो सकता है, ऊपर भी अटैक हो सकता है, समुद्र से भी अटैक हो सकता है। तो 3 डायमेंशन से अटैक करना, इतना सर्वेलेंस करना कि नीचे से कोई मार तो नहीं रहा है, कई चीज होती है, मारने की चीजें होती है, माइंस होती है उनके ना, तो वो नीचे से भी मार सकता है, जहाज से जहाज मार सकता है, हवा से भी मार सकता है, इसलिए डेंजरस होता है। यू आर नोवेयर और आपका स्पॉट हो जाता है। उसमें क्या होता है स्नो के अंदर कि सफेद ड्रेस के अंदर आप कैमोफ्लेज कर लो तो कुछ टाइम के लिए आप दिखोगे भी नहीं, और वहां से आप फायरिंग भी कर सकते हो। वैसे 100 आदमी बैठे हुए तो दिखते भी नहीं है, लेकिन समुद्र में स्टैंड अलोन होता है, जहाज दिखता है ऊपर, तो पनडुब्बी नीचे चली जाती है, उसको डिटेक्ट कर लिया है तो उसको भी डेंजर, इसलिए पनडुब्बी बहुत महंगी होती है और उसको डिटेक्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि समुद्र में 3 तरफ से अटैक हो सकता है, एंड इज मोर डेंजरस इन समुद्र देन इन द एनीवेयर इन द लैंड। लैंड में क्या होता है, साइड से ऊपर से लड़ाई करो, जमीन के पाताल से कोई लड़ाई नहीं कर सकता, दैट इज सेफ्टी होती है उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए 1 मिनट के लिए और जाना चाहूंगा, समय हो रहा है। कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। तो फिलहाल सर कहीं कुछ ऐसे रूपक दिखते हैं कि ये लड़ाई कुछ जैसे ऐसे क्लियर पोजीशन में आएगी कि खत्म होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो 2-3 वीक का और टाइम दिया है कि 2-3 वीक में हम पहुंच जाएंगे, और सेकंड रिजीम जो हमसे वार्ता कर रही है उससे चर्चा चल रही है, और जल्दी से हम वहां पे जिन लोगों से बात करनी है उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर कोई बचा ही नहीं है वहां पे। तो यहाँ ये एक धोखे में रखने वाला बयान मैं मानता हूं अभी, क्योंकि अगर कोई लीडर नहीं है तो फिर किसकी लीडरशिप में युद्ध लड़ा जा रहा है, ये सब चीजें इनरिलेवेंट है। तो यहाँ कोई ध्यान, इस वजह से धीरे धीरे आपको लगता है कि ट्रम्प साहब के इन बयान में, क्योंकि वो एक ऐसे विकसित राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं जो उनका अपना एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन खुद ही अपना एक मखौल उड़वा रहे हैं वो। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई देती है, या बिल्कुल पूरी तरह से हारेंगे, थकेंगे, या गल्फ के ऊपर अटैक ईरान के होते रहेंगे, उसके बाद ही कहीं टेबल की संभावनाएं बनेंगी? देखिए योगेंद्र जी, जैसे अभी करोड़े सिंह साहब ने बताया कि
जो आज लेक्चर था, जो एड्रेस किया उन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स को, वो बेसिकली अपने सपोर्टर्स को, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, जो उनके, जिसके कारण उनको वॉर वेलमिंग मेजोरिटी से वो जीते हैं, उस उन लोगों को वो आगाह करना चाहते थे। उन्हें बताना चाह रहे थे कि वहां डिवीजन हो रहे थे, वहां भी कई लोग बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तो उनको इकट्ठा करने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी जिस तरह से डाउन जा रही थी उसे रिस्टोर करने के लिए उन्होंने ये लेक्चर दिया। दूसरी बात यह है कि अभी जो उनके अलाइज थे, अमेरिका के अलाइज पूरे यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज के अंदर, वहां खुद ही फूट पड़ गई है। आज फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खास खुल के बोला है कि जो लड़ाई दी थी, जो अमेरिका और इजराइल ने, ये बिल्कुल नाटो के साथ कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, ये यूनिलैटरल डिसीजन उन्होंने अपने आप लिया है। और स्पेन ने तो उनकी जो स्पेस इस्तेमाल करने का मना कर दिया। इसी तरह से जो इटली और इंग्लैंड है वो भी उनके खिलाफ भी चलते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बोल दिया है कि हम भी इस लड़ाई के खिलाफ हैं। और खास करके हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा हमारी जो ट्रेड है और हमारी इकोनॉमी है, उस पर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होगा कि लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा फायदा उन देशों को तो है ही, इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम 90% जो एलपीजी है वो हम गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 45 से 50% जो ऑयल है अभी वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो और इसके साथ साथ दूसरी और कोई चीजें हैं, जैसे हमारे फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, सल्फर के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं क्रूड ऑयल के, उनकी सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास इन देशों से आती है। और अभी हम इतनी जल्दी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, दूसरे देश से हम ले रहे हैं। तो ये लड़ाई इतनी जल्दी बंद भी नहीं होगी, और डेस्परेट होकर के अगर उन्होंने ग्राउंड अटैक कहीं किया तो उसके बाद में अमेरिका के कैजुअलिटीज बहुत होंगी। हालांकि आज ट्रंप ने बहुत ही खुश होकर के बोला है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और इराक के वॉर कई साल चले हैं, कई महीने चले हैं, और ये तो हमने सिर्फ अभी 32-33 दिन ही चले। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वो लंबे चलने के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की थी, जो कि असली में नहीं थी, और इसीलिए हम जीत हासिल करेंगे। परंतु ये बोलना कि उनका एयरफोर्स खत्म हो गया है, नेवी खत्म हो गई है, ये बात सच नहीं लगती है। क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से वो उनके अटैक्स को काउंटर कर रहे हैं, उनके एयर अटैक्स को काउंटर कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर किसी भी जहाज को नहीं जाने दे रहे हैं और मर्जी से उनके यहाँ पर हमला कर रहे हैं, इससे लगता है कि अभी भी उनके पास ताकत है। तो अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, परंतु अभी पूरे बाकी दुनिया, एक उन्होंने आज साफ बोल दिया कि जिसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जाना है वो उसको क्लियर करो, हमको तो वहां से नहीं जल्दी। वही दोनों तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट, क्योंकि सर एक ऐसा पिक पॉइंट बन गया है युद्ध का, जिसमें ईरान तो कह रहा है कि दुश्मनों के लिए इससे निकलने की कोई जगह नहीं है, और ट्रंप ने साफ कह दिया कि भैया जिसको खुलवाना है अपनी लड़ाई खुद लड़ें, अमेरिका को हॉर्मुज़ से कोई लेना देना है। मैं सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा सर, समय कम है, 30 सेकंड में आपकी बात जानना चाहूंगा मैं। दो बातें यहाँ दिखाई दे रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, खार्ग द्वीप को लेकर के अमेरिका अब अपना नया एजेंडा लेकर के आया है कि खार्ग द्वीप को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो खार्ग द्वीप, क्योंकि वहां फ्यूल का बहुत बड़ा एक वो माना जाता है केंद्र बिंदु, तो उसको टारगेट करने से ईरान की कमर टूट सकती है। ईरान टारगेट कर रहा है खाड़ी देशों को, तो ये लड़ाई कुछ अलग दिशा में जाएगी। अब बहुत शॉर्ट में देखिए योगेंद्र जी, खर्ग आइलैंड पे अगर वो कब्जा भी कर लेते हैं, वो छोटा सा आइलैंड है, 90 स्क्वायर किलोमीटर है, वहां ऑयल और गैस नहीं होता है, वहां स्टोरेज होता है, क्योंकि वो डीप सी है, तो वहां से जहाज में लोडिंग अच्छी तरह से हो जाता है। तो अगर वहां कब्जा कर भी लेंगे तो जो उनके ऑयल के जो है रिफाइनरी या ऑयल, जहां गैस ऑयल निकलता है, उन पे कब्जा करना जरूरी हो जाएगा। दूसरा, IRGC प्रिपेयर्ड है कि वो खर्ग आइलैंड पे उतरे तो सही, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उसके बाद हम आराम से इनको, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, इनको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मैं संक्षिप्त में कहूं तो आज हालत ये हो गई, एक एनालॉजी दूं कि जैसे एक स्लोप में पानी आता है, स्लोप में आ रहा ऊपर से नीचे की तरफ, आपने पानी को रोक दिया, आगे जा नहीं सकता,
पीछे जा नहीं सकता। एक तरह की बहुत ही भयंकर हलचल हो जाती है जब दबाव ज्यादा हो। तो ये केवल अमेरिका के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऐसी एक हलचल हो गई है कि दिशा विहीन लग रही है कि कहाँ जाए, आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे नहीं जा सकते। तो वो हलचल वाली स्थिति पूरी दुनिया में हो गई है। तो केवल अमेरिका के लिए, ईरान के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया इस संकट में फंस गई है। इससे कैसे निकला जाए, और इसीलिए दुनिया में सब जो अपने अपने देश की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने किया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया, और मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की। तो पूरी दुनिया इससे त्रस्त हो गई है अब। ओवर योगेंद्र जी। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया तो बहुत परेशान है फाइनेंशियली भी, अपने ट्रेड्स को बिल्कुल एकदम। मैं बहुत सारी चीजों की, अगर भारत की बात करें कि पैनिक फैलाने वाली बात नहीं है, लेकिन हम मार्केट में जाएंगे तो फिल्टर्स देख लीजिए आप, प्लास्टिक से बनी चीजें देख लीजिए, इजाफा 40% तक चला गया। ये उस युद्ध का ही असर है। मैं चंद्रमौली सर आपके पास में जाना चाहूंगा, क्या इम्पैक्ट सर अब लगता है आपको? 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लगातार आप हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। इजराइल अपनी पैदल सेना उतारने को तैयार नहीं है, गल्फ के अंदर अपने सोल्जर से अमेरिका ने भेज दिए हैं। खार्क द्वीप उनका टारगेट बिंदु बताया जा रहा है। इधर से अगर खार्क को अगर टारगेट करते हैं तो गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनको ईरान टारगेट कर रहा है। तो आपको लगता है कि जैसे बहुत बड़ी 90 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, लेकिन ट्रंप कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि जिसके जरिए जाकर के अपना फेस सेविंग और अमेरिका में कह भी सकें, देख ले बहुत बड़ी चीज में हमने कब्जा कर लिया है। देखिए, कब्जा तो शायद नहीं कर पाएगा कि वो वहां पे मैं तो वैसे बता रहा हूं, उनका क्या है, अरबों रुपए का स्ट्रक्चर है वहां पे, टैंक्स हैं, पाइप्स हैं, उनको जहाँ पे बर्दिंग फैसिलिटी, जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं उनको पेट्रोलियम डालने के लिए, क्रूड को डालने के लिए, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बहुत है। और उनके कुछ लोगों के रहने के लिए जगह भी होगी, ज्यादातर वहां पे सिविलियन वहां पे रहते होंगे, 8,000 के आसपास की आबादी है, वो सिविलियन का काम है। अब वहां जाकर के ईरान, वहां पे अगर ये लोग गए, वो कह रहा मैं सबको मारूंगा, तो ऑब्वियसली ईरान के लोग पानी के अंदर छुप करके आएंगे या बोट से आएंगे या मिसाइल मारेगा, वो तोड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा डैमेज होगा वहां पे। और जो करोड़ों रुपए लगे हैं, जैसे उसकी जो कुवैत की किसकी रिफाइनरी जो लिक्विड जो गैस बनाता था, तो कतार या जहां पे, उसका वो कह रहा 5 साल में मेरा डेवलप होगा, वापस बनाऊंगा उसको। इसी तरह से जो खार्ग आइलैंड है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे लोग तो रहने वाले नहीं है, वहां पे जो काम करने वाले वही रहते हैं। जैसे हमारे बॉम्बे हाई में लोग जाते हैं, 15 दिन रहते हैं, 15 दिन वापस आ जाते हैं, इस तरह का काम है। उसमें अगर वो अपने सोल्जर्स उतारता है और कहता मैं कब्जा करूंगा, शायद कब्जा कर ले, पर वहां पे इतनी मार पड़ेगी क्योंकि मिसाइल पावर था ही, ड्रोन पावर था ही, तो वो मिसाइल पावर को वहां पे मारने के लिए न पेट्रियट है न कुछ है, तो वो नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो टूटेगा, आग लगेगी वगैरह वगैरह होगा, लेकिन कब्जा करके उसको मिलेगा क्या? बिल्कुल, काफी टाइम लग जाएगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत छोटी बात कह रहे हैं कि अगर हम कब्जे की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस सेविंग के लिए ये भी एक एग्जिट का कुछ रास्ता निकाल रहे होंगे कि देखिए हमने फतह कर लिया और मैंने कहा था खार्क द्वीप पे कब्जा कर लूंगा। योगेंद्र जी, IRGC भूखे भेड़िए की तरह बैठी है, वो तत्काल टूट पड़ेगी अगर खार्ग आइलैंड में अमेरिकन सोल्जर्स उतरेंगे तो। और आज एक चीज और आई है कि जो नेगोशिएट कर रहा था ईरान के जो मिलिट्री लीडर थे, जो पाकिस्तान से नेगोशिएट कर रहे थे अमेरिका के प्रपोजल्स पे, वो आज एयर स्ट्राइक में बहुत क्रिटिकली इंजर हो गए हैं। तो अभी थोड़े दिन तक तो ये जो बातचीत का सिलसिला था ये रुक जाएगा। IRGC के जनरल साहब हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनके स्ट्राइक में मर गए जी। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, ये युद्ध चलता रहेगा, अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि कब तक चलेगा, लेकिन बड़ी स्थितियां खराब होती जा रही हैं। युद्ध जो लड़ रहे हैं उनकी तो होनी है, हर तरह की कैजुअलिटी से भी तबाही हो रही है, उनकी पैसे से भी, वेपन से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिस तरह से ध्वस्त हो रहा है, लेकिन दुनिया इसकी चपेट में आ रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।